नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 12 हमने देखा था, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 13 और ये एडुटेरिया वाला सेट देख रहे हैं और अलग से प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है जिसमें अभी तक जितने भी सेट या टॉपिक वाइज वीडियो देख चुके हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, पहला कर्नाटक युद्ध जो है उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो डुप्ले ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था और यहाँ पर फ्रांसीसी ही आपके जो है वो जीते थे। फ्रांसीसी जीते थे किसके नेतृत्व में? डुप्ले के नेतृत्व में। कब से कब तक युद्ध चला था? 1746 से 1748 के बीच में आपका युद्ध चला था। बाद में संधि वगैरह हो गई थी तो अनिर्णायक भी आप युद्ध को कह सकते हैं। बस समय आप याद रख लीजिएगा, 1746 से लेकर के 1748 तक आपका ये युद्ध आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 में आपका ये युद्ध विद्रोह जो है वो हुआ था और इसे जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जो है वो आपका जाना जाता है। इसमें जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, तो वो जैसे कोई चीज पैदावार वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतना कमाते नहीं है, पर उन पर टैक्स लगाने को लेकर के बात हुई तो वही विद्रोह के रूप में देखने को जो है वो मिला था। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो आपको कई बार बता चुके हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में लियोनेल कर्टिस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक चीज ये भी समझिएगा कि एक क्वेश्चन द्वैध शासन जो है वो कौन से अधिनियम के तहत आया ऐसे करके भी बनता है ना, तो वो 1919 का अधिनियम था, उसके तहत आया। बाकी जन्मदाता के रूप में इनका नाम आप देखते हैं। पर अगर प्रश्न और भी इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में आया, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर आपके बदल जाते हैं। महार आंदोलन का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो महार एक्चुअल में एक जनजाति थी, अछूत जाति समूह के रूप में आप कह सकते हैं, जाना जाता था इसको। ये महाराष्ट्र और जो आसपास के उसके राज्य थे उसमें फैली हुई थी। तो आपको पता है कि जो पिछड़ी जातियां उनके लिए सबसे ज्यादा वर्क जो किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो ऐसे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, यही आपका सही हो जाएगा। और ये जो महार आंदोलन था बेसिकली था क्या? तो 1927 का टाइम था। उस समय ऐसा हुआ कि एक जो महार जनजाति है, इनको लोगों को एक झील थी उसमें पानी पीने से रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब आप पानी का यूज नहीं कर सकते। एक ऐसी झील थी मान लीजिए, तो इस पर रोक लगा दी गई थी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ गए थे, जो स्थानीय लोग थे ना उन्हीं के साथ यहाँ पर गए थे और उसको लेकर के इन्होंने पानी भी पिया था और साथ में आंदोलन भी हुआ था। तो वो आंदोलन नासिक में हुआ था 1930 में, बड़ा आंदोलन के रूप में। और जो प्रतिबंध लगाया गया था वो 1927 में लगाया गया था। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्थानीय लोगों ने मिलकर के वो आंदोलन किया था। अगला है गीता रहस्य, इनमें से किसने जो है वो लिखा है? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। इन्होंने एक और वेद भी लिखा है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेद करके। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1927 में ये गठन किया गया था। इसका पहला जो सत्र था वो कहां पर आयोजित हुआ था? तो बॉम्बे में इसका पहला सत्र आपका जो है आयोजित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? तो 1939 में बनाए गए थे और ये 1946 तक अपने उसी पद पर जो है वो रहे थे। अगला क्वेश्चन, बाद में ये 1948 में जाकर भंग भी हो गई थी अखिल भारतीय राज्य जन परिषद। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो इनका नाम था आपका हकीम अजमल खान। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति। और यही क्वेश्चन बनता है एक और तरीके से कि अगर जब बात करते हैं आजादी के बाद, तो भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था रफी अहमद किदवई करके। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। भारत के पहले संचार मंत्री के रूप में रफी अहमद किदवई जो है वो बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने राय दी थी? तो लॉर्ड डफरिन ने जो है वो दी थी, केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन जानते हैं आप, बंगाल विभाजन इनके टाइम में हुआ था
और इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ऐसा करके इन्होंने कहा था। अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, और बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था कि कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। ऐसे करके अलग अलग लोग ने कहा था। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी जो है ये रचना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना इनमें से किसने जो है वो की थी? तो किसने की थी? महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी। और समय की अगर बात करें तो 1931 का जो है वो समय था। दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह। इन्होंने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन एक्चुअल में होता कहां से था? तो पटना से जो है इसका प्रकाशन जो है वो होता था। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले इनमें से वायसराय कौन थे? कई बार बता चुके हैं। 1936 से 1944 लॉर्ड लिनलिथगो आपका सही होगा। कब से कब तक? तो कहिए 1936 से 1944 तक का जो समय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो का, और सबसे लंबा समय इन्हीं का रहा था। 8 साल की अवधि के लिए भारत के वायसराय के रूप में रहे थे। इनकी एक टाइम में जो घटनाएं हुई थी उसमें अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी की नींव पड़ी थी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो था उसके कुछ भाग ऐसे थे जो बाद में 1937 में लागू हुए थे, वो हुए थे। बाकी सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाता है कि किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन थे? चितरंजन दास आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही होंगे। यहाँ पर दिया तो है डी ऑप्शन। तो मोहम्मद अली भी थे इससे जुड़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, और चितरंजन दास भी थे। तो तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने इनके आह्वान का समर्थन किया था, और ये संगठन है कहाँ पर? तो ये आपका लखनऊ में है। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो है वो था, तो वही पूछा गया है क्या था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय, पहला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। आधुनिक भारत में जो युगांतर आश्रम था वो गदर पार्टी का मुख्यालय हुआ करता था, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। अगला, स्थापना गदर पार्टी की कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ये बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक में। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमने बिहार स्पेशल वाला एक वीडियो कराया था, सबसे पहला जो वीडियो था जिसमें हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उसकी जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है, वहां से आप डाउनलोड जो है वो कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल वाला जो था उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो ये ले लिया गया था 1934 में गांधी जी के द्वारा। आपको ये पता है कि 1929 का टाइम था जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कांग्रेस कमेटी थी उसने महात्मा गांधी जी को चुना था। गांधी जी ने क्या किया था? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, और फिर 12 मार्च 1930 से लेकर के इस 6 अप्रैल तक चला था। टोटल 78 अनुयायी थे। वहीं से ही आपका फिर जब ये समाप्त हुआ था, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। अगला है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और प्रश्न में समाप्त वापस लिया गया ये पूछा गया तो 1934 में गांधी जी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट, और सही क्रम आपको बताना है। आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी का जो समय था वो 1848 से लेकर के 1856 तक जो है वो था, और हड़प्पा नीति उसी ने ही जो है वो लाया था 1848 से 1856 के बीच में। हड़प्पा नीति का भी यही टाइम आप मान करके चलिए। उसके बाद अगर बात करते हैं लाहौर की संधि, तो ये हुई थी 1846 में। सहायक संधि हुई थी 1798 से लेकर के 1805 के बीच में। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय कौन थे सहायक संधि के टाइम में? तो लॉर्ड वेलेजली जो है वो थे। और पिट्स इंडिया एक्ट आप सभी को पता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, और इसका उद्देश्य यही था कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। अब ये भी समझिए पूछा क्या गया है कि सही क्रम बताना है,
तो सबसे पहले तो पिट्स इंडिया एक्ट है, यानी चौथा सबसे पहला होना चाहिए, और चौथा सबसे पहला केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी 4-2-3 एक यही क्रम हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद सहायक संधि, उसके बाद लाहौर की संधि, और फिर आपका हड़प नीति। हड़प नीति कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी लाया, ये सब हम बता चुके हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चाणक्य की हेल्प से इन्होंने हराया था नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को। बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका सही होगा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक ग्राउंड बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव हुआ था, वही यहाँ पॉइंट इससे रिलेटेड है। पर आपको बताया था मैंने कि एक ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, उसमें जितने भी बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी टाइम में क्या हुआ था, जो बलदेव सहाय जी थे, इन्होंने 1942 का ही टाइम था, जो बिहार का महाधिवक्ता पद था उससे त्याग पत्र दे दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ही यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने जो है वो दिया था? तो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपको पता है कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 वाला, उसी में पाकिस्तान को लेकर के प्रस्ताव पास हुआ था, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। किसने ये कहा था कि ये एक नया चार्टर था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये कहा था। अधिनियम कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बाकी आपको भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला है उसमें बताया था कि दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित हो गया था, मतलब भारत सरकार अधिनियम एक 1935 वाला था और एक बर्मा अधिनियम 1935 करके था। बर्मा अलग हो गया था ना, उससे बर्मा को भारत से अलग किया गया था, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था इसी में ही। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी की गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो सरोजनी नायडू जी ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी जी को नमक सत्याग्रह के टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजनी नायडू ने उस चीज को कंटिन्यू किया था। इनके साथ इमाम साहिब और मणिक लाल, उनका नाम भी देखने को मिलता है, पर मुख्य रूप से सरोजनी नायडू। किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना आरंभ जो है वो किया था? 20 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका नव पाषाण युग जो है वो सही हो जाएगा। मानव ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। ये सबसे पुराने कृषक समुदाय थे और स्थायी घर बना करके रहने लगे थे। अगला है, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो इनमें से क्या थी? तो आपको पता है कि पहले राजधानी राजगृह हुआ करती थी, या गिरिब्रज आप कह सकते हैं प्रारंभिक राजधानी। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है सबसे पहले? तो अथर्व वेद में इसका उल्लेख जो है वो मिलता है। और बाद में मगध का जब विस्तार हुआ था तब राजधानी फिर बदल गई थी। हूणों का पहला आक्रमण इनमें से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो आपको पता है कुमारगुप्त प्रथम, आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र भी था, उत्तराधिकारी भी था। उपाधियां इसको महेंद्रदित्य और शंकरादित्य करके दो उपाधियां भी मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी, और हूणों का पहला आक्रमण इसी के टाइम में हुआ था। पर स्कंदगुप्त जो था, इसके द्वारा इसको विफल कर दिया गया था। दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसने इसको विफल किया और किसके टाइम में हुआ। अगर आपको कंफ्यूज होती है स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त में, तो यहाँ पर देखिए कुमार में क्या आ रहा है, को अलग करिए और मार अलग करिए। जब कोई आक्रमण करता है तभी तो ये कंडीशन आती है कि इसको मार उसको मार, पहला आक्रमण से ऐसे कुमार को मार को जोड़ करके याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें कह रहा है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ऐसा गलत है। सती प्रथा उस समय थी। हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति उच्च जातियों में उस समय नहीं हुआ करती थी। और हर 5 साल में प्राचीन शहर इलाहाबाद हुआ करता था, उसमें धार्मिक समारोह वगैरह भी आयोजित होते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो किसने जारी किया था? सातवाहन वंश आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। सातवाहन सिक्के तांबे चांदी शीशे इन सब से बने होते थे। अंतिम सातवाहन राजा कौन था? यज्ञ श्री सतकर्णी जो है वो आपका होता है सबसे लास्ट राजा। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध इनमें से किस वंश से था? तो ये जो है वो आपका चेदी राजवंश से जो है वो संबंधित थे। खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है, वहां के राजा थे और राजधानी कलिंग नगर करके थी।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? उनका नाम था राजराज प्रथम। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगर बात की जाए चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता है विजयालय थे। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है, विजयालय जो है ये संस्थापक थे। और राजराज प्रथम जो है ये श्रीलंका के उत्तरी भाग और राजधानी जो थी उस समय अनुराधापुर करके, उस पर इन्होंने कब्जा किया था। राजराज प्रथम से जरूरी सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो इनके द्वारा शैव धर्म के संरक्षक होने के कारण इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर बनवाया था। और वो मंदिर इन्होंने बनवाया था तंजौर में। और उस मंदिर का नाम क्या था? उस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर मंदिर। इसी के संदर्भ में आपको एक और नाम देखने को मिलता है, राजराजेश्वर करके है, इसमें दो बार स्टा लगती है, मैंने ऐसे राजेश्वर लिख दिया है। इसी को ही एक और नाम से आपको देखने को मिलता है और वो नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तो अगर दोनों तरीके से आपको देखने को मिले नाम, तो इन्हीं के द्वारा आपका बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान जो है वो नहीं है? आत्मा का अस्तित्व जो है वो आपका अलग है, क्योंकि महावीर स्वामी जी ऐसा कहते थे कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि एक छोटा सा कण भी एक आत्मा है। तो इसलिए वो अहिंसा का पालन करते थे हर चीज को लेकर के। परंतु महात्मा बुद्ध जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि आत्मा है ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी के अकॉर्डिंग आत्मा नहीं है, और जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर एक छोटा सा कण भी है तो इसमें भी आत्मा है। जैसे आप चल रहे हैं और पैर के नीचे आपके चींटी आ जाए तो क्या है? तो ये आप एक आत्मा का विनाश कर रहे हैं। तो ऐसे जैन धर्म के अकॉर्डिंग था। तो दोनों में इसको लेकर के बड़ा अंतर था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया, इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया था? तो गुरु अर्जुन देव आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको ये पता है कि गुरु नानक जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक भी थे। और गुरु अंगद देव जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे, जिसमें उन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है उसके बारे में गुरु अंगद देव जी ने बताया था। और चौथे गुरु जो गुरु रामदास थे, उन्होंने अमृतसर जो है उसकी नींव रखी थी। उसमें सिख धर्म के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है आपका अमृतसर को। और गुरु अर्जुन देव की अगर बात करते हैं तो ये सिखों के पांचवें गुरु थे। और इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर के नाम से हरमंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ को भी इन्होंने संकलित किया था, स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की है? तो किसने किया था? ये किया था आपका डोमिंगो पायस ने। डोमिंगो पायस ने क्या किया था? मध्यकालीन विजयनगर की तुलना जो है वो रोम से की थी। और ये एक पुर्तगाली यात्री जो है वो थे। और विजयनगर साम्राज्य तो आप जानते हैं, जब बात होती है कि किसके शासनकाल के दौरान, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान साम्राज्य आया था। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो इसमें से कौन नहीं बनाता है? ये आपका मिजोरम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका भूटान, चाइना और म्यांमार से सीमा बनाता है। सिक्किम आपका चाइना आपका पड़ता है इस तरफ, नेपाल पड़ता है और भूटान पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और मिजोरम की अगर बात करें तो केवल और केवल बांग्लादेश और दूसरा आपका म्यांमार। यही 2 सीमा आपकी जो है वो बनती है। अगला है, मुखौटा नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। कोई आपके सामने आ जाए मुखौटा लगाए हुए, मतलब एक होता है ना कि एक कहते हैं एक चेहरे के ऊपर एक और चेहरा चढ़ाया हुआ है, तो आप उससे कहते हैं चल चल आगे बढ़, वो वाला मतलब है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, तो उससे क्या कहते हैं? चल चल आगे बढ़। तो चल से अरुणाचल याद कर सकते हैं, मुखौटा से तो याद ही रह जाएगा। पंजाब में आप जानते हैं भांगड़ा गिद्धा ये सब चलता है। जम्मू कश्मीर में राउफ चलता है। हिमाचल प्रदेश में छवेली चलता है। अगला, इनमें से किस बिहार किसे जो है वो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो किसको कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं बिहार विभूति के नाम से। और श्री कृष्ण सिंह जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं बिहार केसरी के नाम से। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं तो इनको कहते हैं लोक नायक के नाम से। और इसी प्रकार अगर कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं तो यहाँ नहीं दिया है, जननायक कहते हैं। ये बिहार केसरी कहते हैं, केसरी तो एक और दूसरा भी शब्द है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो किसका है? ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी जी का राजघाट है। और राजेंद्र प्रसाद जी का क्या है? तो वो आपका
प्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? तो कहाँ पर है? नैरोबी में जो है ये मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तारीख क्या थी? 5 जून की जो है ये तारीख थी। अगला है आपका, कृष्ण क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है आपका कृष्ण क्रांति। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या मतलब होता है? सामाजिकरण वातावरण में अनुकूल और समायोजन जो है आपका, डी वाला आप जो देख रहे हैं ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ जो है वो संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये पढ़ने से संबंधित है आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 100 को वॉस के रूप में पढ़ता है, इस तरीके से। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधि का अगर यूज कर रहा है तो वही पूछा गया है इनमें से क्यों की? क्योंकि वह अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है, शिक्षक जो है उनको आराम उपलब्ध कराता है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है। पहला ही सही होगा, अधिकतम इंद्रियों का यूज कर रहा है। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, जो सतर्क व्यक्ति होता है वो क्या होता है? हर चीज में प्रवीण भी होता है, हर चीज में पारंगत भी होता है, तभी तो वो हर चीज में सतर्क रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। इसके अलावा यशवर्धन कुमार सिन्हा की अगर बात करते हैं तो ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपके जो है वो जाने जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। बाकी इसमें केंद्रीय अन्वेषण के प्रवीण सूद करके, इनको भी आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अगर पूछा जाएगा कौन है तो ये आपके हो जाएंगे प्रवीण सिन्हा। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी इनमें से कौन है? तो इनमें से शिवा चौहान है। शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान आप कहेंगे, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु की जो फिल्म थी RRR, इसके गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता था। तो आपसे पूछा गया है कि ये गाया किसने था? तो ये गाया गया था आपका ऑप्शन यहाँ पर चंद्र बोस ने। अच्छा, कई लोग किरवानी देखते तो उनके साथ चले जाते हैं। इस चीज को समझिए कि जब बात होती है गीतकार की तब आपका आंसर होगा चंद्र बोस, और जब बात होती है आपका संगीतकार की तब आप जाएंगे किसके साथ? किरवानी के साथ। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर प्रश्न में गीतकार पूछा गया था, तो गीतकार थे चंद्र बोस और संगीतकार थे किरवानी, M किरवानी। क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इनमें से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप, करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो मालदीव आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2023 में भारत के कौन से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र जो पत्र है उसे सम्मानित किया गया था? तो आपका दिल्ली मेट्रो जो है वो सही हो जाएगा। दिसंबर में इसको मिला था दिल्ली रेल कॉरपोरेशन को जापानी दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र। संचार प्रणाली में वॉल्व का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि बैक फ्लो अगर जो ब्लड होता है उसको रोकने के लिए परिसंचरण तंत्र में जो आपका वॉल्व होता है वो ये देखता है कि जो रक्त वाहिकाओं में ब्लड बह रहा है ना वो सही डायरेक्शन में बहता रहे। तो वॉल्व क्या करता है? जो रक्तचाप होता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, उसमें परिवर्तन करना हो, उसकी गति की प्रतिक्रिया में खुलना या बंद होना, उसमें काम जो है वो करता है। बाकी ये चीज तो आपको पता है कि जो हृदय सड़क जो आपका सिकुड़ता है तो आलिंद और निलय के बीच का वॉल्व खुल जाता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड होता है वो निलय में प्रवाहित हो सके। और जब वेट्रिकल सिकुड़ता है तो उसमें क्या होता है, वॉल्व बंद हो जाता है ताकि जो रक्त होता है वो एट्रियम में वापस ना आ सके। तो कुल मिलाकर के यही इसका काम होता है कि गलत डायरेक्शन में नहीं बहने देता है वॉल्व। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है? ये आपका हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये गुर्दे को
शरीर में आपकी कितनी पानी की मात्रा है, कितनी नमक की मात्रा है, दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है। और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है एडीएच, जिसमें इसका स्राव की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि में जो है इसका स्राव जो है वो होता है। बस बाकी मेन जो प्रश्न में पूछा गया था वही याद रखिएगा कि पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, एक चीज ये भी आप देखेंगे, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये ज्यादा मात्रा में इस एडीएच जो हार्मोन है इसका स्राव करने लगती है, ताकि जो गुर्दा आपका होता है ना शरीर में, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को फिर से जो है वो सोखने के लिए उत्तेजित हो। तो ये बैलेंस बना करके चलते हैं। अगला इनमें से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण। अब देखेंगे तो ये बहुत ही आम समस्या हो गई है। गुर्दे की पथरी के उपचार में क्या करते हैं, इसमें ढेर सारा पानी पीना होता है, तो वो भी आपका एक तरीका होता है, पर निर्जलीकरण इसका कारण पूछा गया तो कारण हो जाएगा, बाकी फिर ऑपरेशन वाला सिस्टम रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, नाम में इसके जबरा है, जबरिया वर्ड सुना है ना, किसी से जबरदस्ती वाला काम, कि अगर एक बीज पड़ा है, कैसे पड़ा है, पैकेट में पड़ा है, तो अपने आप तो नहीं उगाएगा, समझ रहे हैं? ये हार्मोन क्या करता है, उसे जबरा काम करवा लेता है कि बीज रहित फलों का उत्पादन करना हो, या कोई बीज है उसकी सुसुप्ता अवस्था जो होती है ना, जब तक वो नहीं निकल रहा है, उसमें अंकुरण नहीं हो रहा है, उसको ये अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है, तो जिब्रेलिन आपका हो जाएगा। ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? तो मस्तिष्क, ईईजी लिखा है, ईई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, ईईजी जो होता है उसमें आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में कि वो क्या करते हैं, दिमाग में बहुत सारे वो होता है ना, एक क्लिप टाइप की लगी रहती हैं, और उससे वो चेक करते हैं, तो वो आपका होता है। और एक ईसीजी होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है, उसमें उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो उसमें आपको क्या होता है, ट्रेडमिल होती है, उस पर चलवाते हैं, तो वो आपका अलग होता है, ये अलग होता है। यहाँ पर आपका आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। अगला देखते हैं, और इसमें बेसिकली जब लगाया जाता है ना आपके वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड जिनको शायद कहते हैं, वो क्या होता है, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी उससे विद्युत संकेत निकल रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करता है, उनका पता लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। जो भी लोग वीडियो से बाद में जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। 51 प्रश्न देखते हैं। आंख जो है कौन से रंग के सबसे अधिक संवेदनशील जो है वो आपकी होती है? तो आपको पता है दो रंग होते हैं, एक आपका पीला रंग होता है और एक आपका हरा रंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि जो हमारी आंख होती है उसमें जो रेटिना होता है उसमें 3 प्रकार के कोन्स की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है ये, कि कौन सा कलर हमारे को प्रभावित ज्यादा कर रहा है या संवेदनशील ज्यादा है। तो ये चीज बस 2 कलर याद रखिएगा। अगला है मलेरिया का इलाज इनमें से क्या होता है? तो मलेरिया की अगर बात करें तो इलाज के रूप में आपका पहले होता किससे है, तो प्लाज्मोडियम आपको पता है कि परजीवी से जो है ये होता है, और संक्रमित जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और ये आपका अगर बात करें इलाज की, तो एंटीबायोटिक दवाएं हो, एंटी फंगल दवाएं हो, या एंटीवायरल दवाओं, इनमें से कोई चीज यूज नहीं की जाती, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। तो इसके लिए यूज क्या किया जाता है? इसके लिए आपको पता है प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसको मारने के लिए क्लोरोक्वीन नाम, आपने दवा का नाम सुना होगा वो, और कुनैन जो छाल होती है उसका यूज किया जाता है मलेरिया रोधी दवाओं को बनाने के संदर्भ में, तो वो इसमें नहीं आती है। और इसमें आपको लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? बुखार आ जाता है, सरदर्द वगैरह होता है, ठंड लगती है। जैसे इस समय जो है आंखों की एक बीमारी चल रही है, आपने सुना होगा, उसमें बेसिकली आंखें आपकी रेड हो जाती हैं, तो उससे बड़ा इस समय बचकर आपको रहना है। अगला देखते हैं, बाकी बरसात में ज्यादा होती है वो। अगला है विटामिन, पूछा गया है कौन सा है, तो जो पायरिडॉक्सिन इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बता चुके थे विटामिन B6 का है, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग ये सब जो है वो आपका होता है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या होता है इसमें आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए आपका जो है ये होता है। आपको ये पता है कि केल्विन चक्र आपका कहाँ, तो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है, और कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इनमें से क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, आपका पहला वाला जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? तो पीएच स्केल का यूज किया जाता है। किसी विलयन की अम्लता की बात हो, क्षारीयता की बात हो, उसको मापने के लिए। हाइग्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये आपका होता है बेसिकली आर्द्रता से, कहते हैं ना कि आज
नमी मौसम में ज्यादा है तो ग्रो कर रही है या डाउन हो रही है, ग्रो वर्ड से जोड़ सकते हैं, कभी भी हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूज हो तो जब भी ग्रो की बात होगी तो आप क्या कहेंगे, आर्द्रता की बात हो रही है या नमी की बात हो रही है, तो उसको मापने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। थर्मामीटर तो जानते ही हैं, टेम्परेचर मापते हैं, बुखार आ गया इतने मीटर, वो उससे। बैरोमीटर आपका दाब से संबंधित हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? तो ये ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे घटता जाता है गुरुत्वीय त्वरण, सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर अनंत ऊंचाई तक हम चले जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। तो वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे धीरे 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 घटता जाएगा। पृथ्वी पर भी लागू होता है, आपको पता है कि सब जगह एक समान नहीं होता, विषुवत रेखा पे अलग, ध्रुवों पर अलग। अगला कह रहा है जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा उनमें से गुण नष्ट हो जाता है? तो मात्रा तो आप नहीं जाएंगे, घनत्व आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। 4 डिग्री सेल्सियस से जो कम टेम्परेचर होता है उस पर अगर आप पानी को ठंडा करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तब ठंडा करेंगे तो उसका घनत्व कम होने लगता है। अगला है धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है आपका घटता है, बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? अगला, इनमें से कौन सी गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी जो है वो सही हो जाएगी। आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, कागज है, कांच है, साबुन है, इनको बनाने में यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का यूज। और खारा जल को मृदु बनाना उसमें यूज किया जाता है, कपड़ा साफ करना उसमें यूज किया जाता है। जल और चौक के मिश्रण को इनमें से किस विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं? चौक पाउडर जो होता है ना उसको आप अवसादन, निस्यंदन, निस्तारण किसी से भी अलग कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो आपका जल में परिवर्तित हो जाता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, स्टार्टिंग हाइड्रोजन से होती है ना। द्रव्यमान संख्या होती है 1.008। इनमें से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये तो होते हैं ऑर्गन, जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता। समस्थानिक होते क्या है, जिनका परमाणु क्रमांक आपका बराबर हो, 1h1 1h2 करके लिखा जाता है ना, देखा होगा कई बार बताया मैंने। अगला आपका इनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? तो क्लोरीन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी परमाणु के अगर बाहरी कक्षा की बात करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो काला हीरा जो है आपका इसका यूज किया जाता है कांच काटने के लिए। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण प्रकाश को तेजी से परावर्तित भी कर लेता है, इसके कारण अंधेरे में भी बहुत ज्यादा चमकीला प्रतीत होता है। एक तरफ पदार्थ दिया गया, एक तरफ तत्व लिखा गया है, आपको सही मिलान करना और बताना इनमें से कौन सा सही होगा। आपको पता है कि अगर हीरा की अगर बात करते हैं तो कार्बन का ही शुद्धतम अपर रूप के रूप में जाना जाता है, तो ये तो पहले से मैच हो जाएगा। माणिक्य की अगर बात करते हैं तो ये अनार के दाने हैं, जैसे दिखता है ना, छोटे छोटे होते हैं, वैसा रत्न टाइप का होता है। तो क्रोमियम जो देख रहे हैं इसी से मैच होगा। क्रोमियम की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग जो है वो होता है। संगमरमर तो कैल्शियम से मैच हो जाएगा और सीमेंट एल्यूमिनेट से मैच हो जाएगा। तो 1 2 4 3 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य होता है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना? समानता का अधिकार जो है यहाँ पर हो जाएगा। 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार आता है और ये आपका भेदभाव को नष्ट करता है। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो 60 दिन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो वर्णन है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 51 में, बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? 149 आपका हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति जो होता है ना उसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो इसको चुनता कौन है?
राष्ट्रपति चुनता है। और अगर 149 के अलावा 148 की बात करें तो इसमें इसके नियुक्ति को लेकर, इसके शपथ को लेकर और इसके सेवाओं को लेकर बात की गई है। तो 148, 149 दोनों अलग अलग है। संसद का व्यय का लेखा जोखा कौन रखता है? तो ये भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखता है। नाम ही में ये है कि इसका लेखा जोखा कौन रखेगा, यही रखेगा। जो राष्ट्रपति होता है ना, इसको ये जाकर के अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी देता है कि ऐसा ऐसा सारा खर्चा और ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी 148, 49 दोनों आर्टिकल मैंने ऊपर ही आपको बता दिए। और 150 आर्टिकल में क्या होता है कि ये जो भी खातों का विवरण है वो राष्ट्रपति के अनुसार जो है वो रखा जाएगा, 150 में आता है। अगला, इनमें से कौन सी अनुसूची है जो कि भूमि सुधार अधिनियम से जो है वो संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित। आपको पता है कि जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है इसमें कुल कितने कानून है? 284 टोटल कानून है। और 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका क्या है, 8वीं अनुसूची में आपकी टोटल 22 भारतीय भाषाओं की सूची जो है वो आपकी शामिल है, ये आपका इसमें। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल की अगर बात होती है तो 10वीं में आता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है 76, मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन यहाँ सही है? तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश इनमें से किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है ये सिफारिश की थी। 1957 का जो है ये समय था। और अगर बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम की तो 1959 को आपको पता है लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो उन्होंने राजस्थान के नौगढ़ जो जिला था उसमें पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 44वां संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका गणपति को समाप्त कर दिया गया था, कोरम को समाप्त कर दिया गया था, ये आपका यहाँ पर गलत है, बाकी आपका सही है। अगला है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जो होता है वो इनमें से क्या करता है? तो वो आपका राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे परामर्श करता है, ये आपका हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भारत के मैग्ना कार्टा भाग 3 को जो है वो कहते हैं, क्योंकि इसी में वर्णित है मूल अधिकार, इनको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगला, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उत्पाद विधि भी हो गई, व्यय विधि भी, आय विधि भी, सभी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अच्छा, उत्पाद विधि, आय विधि होती क्या है? उत्पादक के जो भी उत्पादन किसी चीज का आप कर रहे हैं उससे जो आपको प्रतिफल मिल रहा है, मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपको पैसा मिल रहा है तो वो आय विधि आती है। उत्पाद विधि होती है कि कोई भी फर्म है वो जितनी भी सेवाओं को बना रही है, वस्तुओं को बना रही है, उन सबका समस्त मूल्य की अगर आप माप करेंगे तो वो उत्पादन या उत्पाद मूल्य में आता है। व्यय में क्या होता है? जो भी फर्म होती है उनके द्वारा जितनी भी प्राप्त व्यय होती है उनका जो टोटल होता है वो व्यय में आता है। तो राष्ट्रीय आय में तो सब चीजें जोड़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग आपका सही हो जाएगा। पहला उद्योग कौन सा है? तो पहला आपका कपास उद्योग है कृषि आधारित। 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इनमें से कौन से क्रम का है? तो ये आपका है 17 वाला हो जाएगा, 7 तो है नहीं ना, 17वां आपका। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो थे जिनका नाम था तार किशोर प्रसाद, उन्होंने जो बजट पेश किया था उसी में ही इसको लेकर के बात की थी। और 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ये लिखा है ना बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये आपका कौन सा नंबर, कितना, कौन से नंबर का था? 17वां। वही प्रश्न में पूछा गया था। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या रखी गई है? तो 7 लाख रुपए जो है ये रखी गई है। अब अगला देखते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो सौर विकिरण को 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। अब इनमें से कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपकी ऑर्गन गैस यहाँ पर सही हो जाएगी। अच्छा, ये भी समझिए, वैसे तो नाइट्रोजन गैस है 78% सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है, उसके बाद ऑर्गन का आता है, पर बाकी दोनों इसमें गैसेस है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गन सही हो जाएगा और बाकी नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.03 करके है। हीलियम का जो है 0.00 3 बार 0 और फिर 5% करके है। हीलियम का जो है
और नियॉन, दोनों का इतना देखने को मिलता है। अगला इनमें से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है? तो कैलिफोर्निया की धारा जो है ये ठंडी जल धारा है। इसमें ठंडी गर्म पूछी जाती है, तो ठंडी में हम्बोल्ट है, पेरू है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल है, ओकास्टक करके, वो सभी आपकी ठंडी में आती है। कोयला भंडारण में कौन सा देश पहले नंबर पे है? तो यूएसए आपका, अमेरिका जो है आपका, ये पहले नंबर पे है। अच्छा, कोयला में, विश्व में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता कौन है? तो चाइना करता है, पहले नंबर पर चाइना है। परंतु यहाँ पर एक बात को समझिए, यहाँ पर भंडारण आपका पूछा गया। अगर उत्पादन पूछेगा तो चाइना है, अगर भंडारण पूछेगा तो अमेरिका है। और भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा कोयला उत्पादन में अग्रणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है अन्नाईमुडी जो है केरल में आपकी पाई जाती है ये चोटी, और ये आपका सबसे ऊंची चोटी है जब बात होती है दक्षिण भारत की। ऊंचाई इसकी है 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का भी सबसे बड़ा पर्वत है। अच्छा, गुरु शिखर भी बहुत पूछी जाती है, तो ये गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है आपकी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी आपकी 1722 मीटर जो है वो आपकी ऊंचाई है। और महेंद्रगिरी की बात होती है तो ये पूर्वी घाटी की एक जो है आपकी चोटी है, उसकी ऊंचाई 1501 है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सागर या झील है जो सबसे अधिक लवणता पाई जाती है जहां पर? तो कहां पर पाई जाती है? बता चुके हैं, टर्की के वान झील में। कल या परसों क्वेश्चन आया था तो वहां बताया था कि सबसे ज्यादा लवणता यही है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और वान झील में परसेंटेज की अगर बात करें तो 330% आपकी लवणता देखने को मिलती है। मृत सागर में 238% लवणता देखने को मिलती है। बाकी सांभर झील में 205% आप कह लीजिए, लाल सागर में तो मात्र 40% कह लीजिए। एक और है ग्रेट सॉल्ट लेक करके, यूएसए में पड़ता है, वहां पर 220% है। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा इनमें से क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के दक्षिण दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व भी दिया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी दिया है। उत्तर पूर्व सही होगा। दक्षिण आपका पड़ता है नीचे साइड और पश्चिम पड़ता है इस तरफ, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और ये है तो इधर हो जाएगा। तो इधर से बदलाव होके इधर आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा कि जो भी आपका है मिरर इमेज जैसे नहीं बनाते हैं रीजनिंग में, सेम वैसे। नर्मदा घाटी इनमें से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आपकी ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और अफगानिस्तान के बीच इनमें से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो कौन सी खींची गई थी? डूरंट रेखा, आपका भारत पाकिस्तान विभाजन जो है उसको लेकर के। अच्छा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच में जो है ये है। LAC रेखा जो है ये भी भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद से संबंधित है आपकी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक के बीच में जो है ये आपका 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, ये LAC नहीं LOC होना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, मिसप्रिंट हुआ होगा, ये LOC लिखा हुआ है। अगला है, सवाना घास का मैदान इनमें से किस देश में पाया जाता है? तो सवाना घास मैंने बताया ना, सब आना, फ्री का खाना, तो फ्री मतलब अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, ब्राजील, वेनेजुएला, तंजानिया, तो इसके अंदर भी नहीं आता है। तो सभी आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो उसमें ब्राजील भी आता है, वेनेजुएला भी आता है और तंजानिया भी आता है। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। स्टेपीज कहाँ है? तो वो जोड़ने का काम करता है, यूरेशिया में है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इनमें से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? इनमें से कोई नहीं करता है। दलहन श्रेणी के जो पौधे होते हैं ना, वो करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, जो नाइट्रोजन की पूर्ति चाहिए होती है ना पेड़ पौधों को, वो देते हैं जड़ों में जाकर के। इसमें सोयाबीन है, मटर का पौधा है, ड्राई बीन्स है, अल्फाल्फा करके है, उड़द है, ये सब आपके इसमें आते हैं। परंतु प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, जबकि ये सभी के सभी नाइट्रोजन में आपका हेल्प जो है वो करते हैं। प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है आपका सभी से, जीवी घटक, भू आकृतिक घटक, अजैव घटक। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन पहला ऑप्शन हो जाएगा। धारणीय विकास पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता भी, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण भी, निर्धनता को घटाना भी, यही सही हो जाएगा सभी का सभी। अगला है आपका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से क्या है? तो जल चक्र में होती है, ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ स्टार्ट होंगे। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है? 78% आपकी होती है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल जो है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, सब गैसेस आपको देखने को मिलती हैं।
तो इन प्रश्नों को अलग से हमने लगा दिया। तो सबसे पहला प्रश्न 101 प्रश्न है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना हो जाएगा जितना वो 15 वर्ष पहले था। अगर हम यहाँ पर देखें 20 से हम 15 वर्ष बाद जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 35, 30 और 5 35 करके, यानी 35 वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष बाद उसकी एज। और यही कह रहा है कि जितना वह 15 साल पहले था 15 साल पहले वो 5 का रहा होगा। क्लियर है, 20 से, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई ना, तो अगर हम वर्तमान आयु 20 मान लेते हैं तो उससे 15 साल पहले 5, तो क्या ये 5 इस 35 का 4 गुना है? नहीं है, 7 बार में जाएगा। आप 25 को चेक करिए, तो 25 में अगर आप 15 साल आगे जाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 25 में ही आप 15 साल पहले जाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। ये देखिए 4 गुना है, यही आंसर आपका हो जाएगा। यही चीज प्रश्न में कही गई थी। एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आसान लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 102 कि एक अर्धगोलक और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोलक और शंकु की ऊंचाई क्या कह रहा है, समान है, तो जो भी अर्धगोलक होगा उसकी जो त्रिज्या होगी और जो शंकु की ऊंचाई होगी वो एक समान हो जाएगी। अर्धगोलक का मतलब समझ रहे कि अगर गोला है और उसका कर दिया जाए हाफ तो ये अर्धगोलक हो जाएगा। और यही बोल रहा है कि एक अर्धगोलक और एक शंकु का आधार, मान लीजिए इसी पे शंकु भी रखा हुआ है ऐसे करके, तो इसका जो बेस है दोनों का वो आपका क्या है, समान है। यानी कि जो इसकी वाली, या इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर हम अर्धगोले को इस तरीके से खड़ा खड़ा बना दें, ये अर्धगोला हो गया, और इसी में हम बना दें शंकु, इस तरीके से आपका शंकु हो गया। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो अर्धगोला है इसका जो आधार है वो और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो दोनों क्या है, वो आपस में बराबर हैं। यानी हम h बराबर r जो है वो लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इस अर्धगोलक का वक्र पृष्ठ का, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, बटे में शंकु के आधार के समान है तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ रख देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर और आपका एल होता है। अब एल के लिए आपको पता है तिर्यक ऊंचाई होती है, आपको तो चाहिए ये वाली और ये वाली, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप एच स्क्वायर और आर स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जो कि यहाँ से मान निकल के आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर से आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और आर, बटे में क्या बचेगा, यहाँ पर हमने लिखा है h की वैल्यू r के बराबर है, यहाँ पर जो h दे रखा है ना इसकी जगह भी r रख देंगे, तो यानी कि अंडर रूट में यहाँ भी 2r स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए r ऊपर भी 2r ऊपर भी 2r स्क्वायर नीचे भी सेम है, तो हम इस अंडर रूट्स वाली वैल्यू से काट सकते हैं, तो बचेगा क्या 2 और बटे में आपका √2 बचेगा। कैसे बचेगा इस चीज को भी समझिए, यहाँ आर स्क्वायर है, इस वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो केवल आर बचेगा, ऊपर आर पहले से था नीचे आर पहले, आर से आर कट जाएगा, √2 तो ऑलरेडी वर्गमूल में है तो √2 बचा, 2 बचा 2 लिख दिया हमने, तो 2/√2 आ जाएगा। इसको हम अगर संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें √2 से तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, क्योंकि टू जो वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से होगी 2/√2 और गुणे √2 और अपान में √2, तो यहाँ पर ऊपर 2√2 आएगा और बटे में आपका √2 इंटू √2 2 आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो √2/1 आपका आ जाएगा। √2/1 मतलब √2 अनुपात 1 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ खास कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 91 गुणा है, और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 2760 है, और आपसे कह रहा है अगर एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो एलसीएम की वैल्यू है वो 91 गुणे एचसीएफ के जो है वो बराबर है, ठीक है। और ये भी लिखा गया इनका टोटल, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो टोटल दे रखा है वो भी आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2760 करके। अब आप यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं, एलसीएम की वैल्यू पता है एचसीएफ के फॉर्म में तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो एचसीएफ इंटू 91 और एचसीएफ ऑलरेडी है तो बराबर इसके हो जाएगा, इसमें लाइन खींच देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा 91 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर में आपका 2760, ये जुड़ जाएगा तो 92 एचसीएफ हो जाएगा, और वो इससे काटेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू सीधे निकल करके आ जाएगी यहाँ से 30। अब एचसीएफ आपको 30 पता चल गया, एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं,
ये जो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 91 और गुणे एचसीएफ की वैल्यू आई 30 रख दिया, इसको गुणा किएंगे तो एलसीएम की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2730 करके। अब यहाँ से आपका एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब आपको पता ही है फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो आपकी जो संख्या है इसमें देखेंगे कि लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का गुणा 91 ऑलरेडी दे रखा है। इन सबसे वैसे हमने निकाली एक संख्या आपको 210 दे रखी, दूसरी निकाल सकते हैं। तो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। अब इसे दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, 210 को बटे में ले जाके काटेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल करके 390 जो है वो आ जाएगा। तरीका मैंने बता दिया, कर आप स्वयं से सकते हैं। 3 भागीदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 5:7:8 के अनुपात में बांटा। फिर कह रहा है कि उन्हें क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए साझेदार भी किया गया था। उनका निवेश कितना था? तो अगर हम ये लगा दें इसमें कि x रुपया 14 महीने के लगाता है, उसके बाद y रुपया 8 महीने के लिए, z रुपया 7 महीने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 14x और अनुपात में 8y अनुपात में 7 जो है वो आपका z, और ये जो लगाते हैं ये आपका 5:7:8 के अनुपात में लगाते हैं। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 14x और 8y को 5:7 के बराबर ले लें तो वहाँ से आपकी y की वैल्यू और x की वैल्यू का आपस में मान निकल के आएगा, वहाँ से आप y के फॉर्म में मान निकाल लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 14x और बटे में आपका 8y और बराबर में आपका 5/7, इसके बराबर इसको रख लिया हमने। यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो y या x में से कोई एक निकाल लीजिए। मान लीजिए y की वैल्यू हमने निकाल ली 49x/20 करके। अब सेम चीज यहाँ पर अगले वाले के साथ करेंगे। 14x जो है इसको 7z के साथ रखेंगे, तो 14x बटे में 7z, और ये किसके बराबर हो जाएगा 7:8 के। 7 नहीं, क्योंकि 14x को ले रहे हैं तो 5 के साथ हो जाएगा, और 7z को ले रहे हैं तो 8 के साथ रेस हो जाएगा इसके साथ में। अब यहाँ से भी आप z की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि y की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगी 16x बटे में 5। अब y पता चल गया, z पता चल गया। अब इससे आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू x में आ गई हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि x अनुपात y अनुपात z, इसमें तीनों के मान रख दीजिए। x का नहीं पता है हमें, y का हमें पता है 49x और बटे में आपका 20, और इसी प्रकार z का भी हमें पता है 16x बटे में आपका 5, और ये भी x, ये भी x, ये भी x। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे 20:49:64 आपका मान आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के तरीका मैंने बता दिया। सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड तो सॉल्व ही आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब घड़ी में समय 10:40 होता है तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। अब यहाँ पर आपको करने का तरीका, करने से पहले थोड़ा सा घड़ी बनानी पड़ेगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये हम थोड़ा सा घड़ी को आपका बना देते हैं। अब यहाँ पर आपका 10 जब बजता है तब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपकी 10 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 12 होता है। तो 10 पर आपकी छोटी सुई होगी, पर 10 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी, 10 और 11 के बीच से भी थोड़ा आगे ही निकल चुकी होगी। और जो 40 मिनट हुआ है वो कहाँ पर होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, और आगे 10 तो है ही है। और जब 40 की बात होगी तो बड़ी वाली सुई किस पे होगी, 8 पर होगी। ये चीज तो आपको पता है, टाइम देखना 40, यहाँ 45, ऐसे करके। अब देखिए इनके बीच में कितने मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ 9 से 8 में आप देखेंगे 5 मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ देखिए 5 मिनट का डिस्टेंस है, यानी 10 मिनट हो गया। और 10 से 11 में 5 मिनट से तो ज्यादा ही का डिस्टेंस है, क्योंकि जब सुई हमारी हाफ से आगे निकल आती है बड़ी वाली, तो जो छोटी वाली सुई है वो भी 10 और 11 के बीच में हाफ से आगे निकल जाती है। तो मान के चलिए कि 10 तो ये सीधे हो गया, और 5 का और आधा करेंगे तो 2.5 से ज्यादा, अगर हम पूरा पूरा 3 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 5, 10 और आपका 3 यानी 13 तो मिनट आपके हर हाल में हो चुके होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 मिनट होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का बनता है। यहाँ पर कितने मिनट मैंने बताया, 13 मिनट। 13 को 6 से गुणा करिए कितना आएगा, तो 13 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 6 का नम 6 7 78 आएगा। और सबसे नियर बाई इसमें कौन सा ऑप्शन है, 80 डिग्री है,
यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 80 डिग्री ही सही होगा और आंसर भी 80 डिग्री है। अब एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो 13 मिनट निकाला ये एक नियर बाई निकल जाता है, इससे कम समय लगता है। और पर एक चीज ये रहती है कि अगर इसके नजदीकी 80 की जगह 82 ऑप्शन होता तब गलती हो जाने की संभावना रहती है। तो बेसिक तरीका इसका क्या होता है, इसमें बेसिक तरीका ये होता है, टोटल घंटे निकालते हैं पहले। जैसे 10:40 हो गया तो कुल घंटे 10 का अलग निकालेंगे, 40 के लिए 40/60 कर देंगे, वहां से 32/3 घंटे आ जाएंगे। तो घंटे की सुई 12 घंटे में जो कोण बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। तो इसी प्रकार 32/3 का आप निकाल लेंगे तो वहां से आपका 320 डिग्री जो है वो निकल करके आ जाएगा। अब मिनट की सुई की बात करते हैं, 60 मिनट में वो भी 360 डिग्री का बनाती है कोण। अब मिनट की सुई चली तो 40 मिनट ही है, 40 मिनट का निकालने के लिए कोण निकालेंगे तो वहां से आपका 240 डिग्री निकल के आएगा। इन दोनों को घटा देंगे, वहां से 80 डिग्री आ जाएगा। तो एक तरीका वो होता है। बाकी इसको करने का फॉर्मूला भी होता है, उसमें भी आप डायरेक्ट पुट करके, तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो मिनट आपका दे रखा होता है इसको आप गुणा करते हैं 11/2 से, और घटा देते हैं इसमें किसको, घंटे को गुणा करते हैं, जो आपका जितना भी घंटा वैल्यू में दे रखी है जैसे 10 बज के, तो उसको गुणा करते हैं 30 से। ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, इसमें बटे में आए पॉइंट में आए सब निकल जाता है। अब देखिए कैसे, मिनट की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 40 को कर दीजिए 11/2 से गुणा, ठीक, माइनस करिए। एच की वैल्यू घंटे की कितनी है, 10 हो जाएगा, उसको कर दीजिए 30 से गुणा। 2 से काटिए, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। 20 को 11 से गुणा करेंगे आएगा 210, और 30 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 210 नहीं 220, यहाँ पर आपका आएगा 220, और उधर साइड गुणा करेंगे तो आपका आएगा 300। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है, आंसर 80 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, और जो वो तरीका बताया था इससे भी कर सकते हैं। जैसे किसी को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है पेपर में, तो बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट नियर बाई ऑप्शन तक पहुंच जाए। फॉर्मूला तो ऐसी चीज है जिससे तुरंत निकल आता है, पर कई बार याद नहीं रहता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 66,200 का ऋण कितने 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 26,620 टोटल ऋण है आपके पास, मान लीजिए लोन इतना है, आपको चुकाना है, 3 किस्तों में चुकाना है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 10% लग रहा है हर साल। तो आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अब इसमें बेसिकली एक्स अगर आप मान लें तो पहले साल, इस चीज को भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर 1,000 रुपए हम शुरुआत में मान लेते हैं एक्स के रूप में, कि ये आपका रहा होगा कोई वैल्यू, उसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका ये पहुंच जाएगा 1100, इसी का 10%, फिर 10% इंक्रीमेंट इस पर हुआ है, ब्याज पर ब्याज लगता है ना, तो 1210 हो जाएगा एक्स। और ये जो वैल्यू होगी, ये टोटल इतना जितनी वैल्यू दे रखी ना 66,200 के बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 1210, इसको इसको, तो आपका ये, इसको हम थोड़ा और पीछे से लेकर चलते हैं, हो सकता फिर यहाँ से डायरेक्ट ना समझ में आए। इस चीज को यहाँ से समझिए कि मान लीजिए कोई किस्त यहाँ पर क्या है ना, प्रत्येक किस्त का मान लेते हैं, वो किस्त आपकी मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो एक्स जो पहली किस्त होगी पहले साल के लिए, उस पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%, तो एक पर कितना इंक्रीमेंट, 10%, तो एक 10/100। अगले साल फिर क्या हो रहा है, फिर उस 10 पर और लगेगा ना ब्याज, तो अब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10/100 का होल स्क्वायर करके हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे तो x/1 + 10 का 1/10 स्क्वायर, 1 + 10/100 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू होगी 66,200 के बराबर। ये आपका सही तरीका आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और बटे में आपका 11, प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा 100x, और बटे में आपका 121, और यहाँ पर आ जाएगा 1000x, और बटे में आपका 1331, और बराबर में आ जाएगा 66,200 करके। अब यहाँ पर वही वैल्यू आ जाएगी जो अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। ये नीचे वाली वैल्यू जो है, ये आप एलसीएम ले लेंगे, वो उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो 1331 एलसीएम आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1210 एक्स प्लस, और इसको 121 को ऊपर गुणा करेंगे, ये एलसीएम लेने के बाद की वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1100 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा, 1331 एलसीएम लिया था ना, 66,200 से जाकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश की थी, पर मुझे लगा था शायद ना समझ में आए, इसीलिए डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी 26,620 करके आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने बता दिया, मतलब मेन जो तरीका था वो इस तरीके से होगा।
बाकी इसका एक अल्टरनेट तरीका भी होता है, पर वो भी बड़ा होता है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे, छोटा होता है जरूर बताते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप एक मान करके, जैसे 10% दे रखा है ना, तो इसको आप 10% को रेशियो के तौर पर लिख लेते हैं, एक बटे भिन्न के तौर पर 1/10 के फॉर्म में। तो 10 में एक ये पहले साल के लिए हो जाता है, फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दूसरे साल के लिए हो जाता है, फिर तीसरे साल के लिए हो जाता है, फिर बाद में उनको दोनों तरफ की वैल्यू को बराबर करते हैं, उससे भी आ जाता है। और वो भी बड़ा तरीका ही है, तो छोटा तरीका नहीं है। एक्स और वाई अपनी पूंजी जो है 3:2 के रूप में निवेश करते हैं, कुल लाभ 5% दान पात्र में भी जमा करते हैं। एक्स ने अगर 8,550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, कुल लाभ क्या होगा? देखिए एक्स और वाई 3:2 निकाल रहे हैं निवेश का, परंतु ये भी समझिए कुल लाभ का वो 5% दान भी दे रहे हैं। अगर हम ये मान लें टोटल की कुल लाभ आपका 100 है, और इसमें से आपका ये दान निकल जाता है, तो दान के बाद अब आपका कितना बचता है? 95% बचता है। अब इस 95% में से एक्स का अगर हम निकालें कि कितना एक्स का हिस्सा है, तो 95 और गुणे में आपका 3 और बटे में आपका इन 3 दो का जोड़ यानी 5। 5 से काटिए इसको, कितनी बार में जाएगा? 5 एक 5, 4 उधर जाएगा, 5 9 जा 45 और 19 दिया करेंगे तो 57 आ जाएगा। ये एक्स का हिस्सा आया है, इस चीज को समझिए, ये एक्स का हिस्सा है। इसी प्रकार अगर 57 इकाई की वैल्यू हमारी, प्रश्न में ये भी कह रहा था ना कि एक्स ने 8,550 का लाभ प्राप्त किया, यानी अगर 57 की वैल्यू आपकी 8,550 के बराबर है, तो एक इकाई का नहीं निकाल सकते बटे में करके, तो ऐसे ही 100 इकाई का निकाल लीजिए। 100 इकाई का निकालेंगे तो 8,550 और बटे में आपका 57 और गुणे में आपका जो है वो 100। यहां से आपको कुल लाभ पता चल जाएगा, तो कुल लाभ कितना आ जाएगा? 15,000 जो है वो आ जाएगा। आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीज का अंतर करा चुके हैं। अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो अंतर का फॉर्मूला बताया था मैंने, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। पी की वैल्यू क्या दे रखी है? निकालनी। अंतर की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 दे रखी है, बराबर पी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या है? 4% है, तो 4% यानी 4 का स्क्वायर आपका कर दीजिए, तो गुड़े 4 कर दीजिए, और बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 गुड़े 100 कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर 12,500 इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 से अगर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? इधर से काट लीजिए, बटे में भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 25 बार में जाएगा। इसी प्रकार 4 से इसको काटेंगे तो ये भी 25 बार में जाएगा, तो 25 गुड़े 25 गुड़े 20, पी की वैल्यू आएगी 12,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि आपसे कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है वो चल रही है, और 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो ये वैल्यू दे रखी 54 वाली किलोमीटर प्रति घंटे में, और बाकी वैल्यू मीटर में दे रखी। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे, 54 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो 54 गुणे 5/18 करेंगे तो 18 तिया होता है 54 और 3 पचे होता है 15, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से वैल्यू आपको 15 मीटर प्रति सेकंड अगर पता चल गई, तो आपको पता है 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर पुल है, तो टोटल जोड़ के कितना आएगा? 600, 500 600 650 मीटर जो है ये टोटल आपकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। दूरी आपको पता चल गई, चाल आपको पता ही है, तो चाल बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दीजिए, तो 650 और बटे में आपका 15 निकल करके कितना आएगा? 15 4 बार में जाएगा, 15 चौकू 60, 3 बार में ये आएगा 43.33, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट मैथ का, इसके बाद रीजनिंग होंगे कि सैनिकों के एक शिविर में, ये तो वही वाला फॉर्मूला एक बार कराया था कि 200 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है, 20 दिनों के लिए बाद 100 और सैनिक शिविर में आ जाते हैं, तो भोजन अब 80 दिनों चलता है शिविर में सैनिकों की प्रारंभिक। मान लीजिए प्रारंभिक संख्या कितनी है? एक्स है, तो 200 दिनों के लिए भोजन है तो 200 एक्स हो जाएगा, और कह रहा है 20 दिनों के बाद यानी कि 20 एक्स, जो 100 और सैनिक हैं वो शिविर में आ जाते हैं और भोजन अब 80 दिनों तक चलता है, तो आपका 80 और एक्स प्लस 100 करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 200 एक्स और बराबर में आपका 20 एक्स और प्लस में आपका 80 एक्स और प्लस में आपका 8,000 थोड़ा हो जाएगा अंदर। अब एक्स एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, यहाँ 20 है, ये 80 है, 100 एक्स है, 100 एक्स आके इधर घटेगा तो केवल 100 एक्स बचेगा, और बराबर में आएगा 8,000 के, और जीरो से काट दीजिए 2 जीरो, तो एक्स की वैल्यू 80 हमें प्राप्त जो है वो हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन जो होंगे उसके बाद आपके रीजनिंग के स्टार्ट होंगे, तो डायरेक्ट हम रीजनिंग वाले पोर्शन पहुंच जाते हैं। 111 से, ऊन का संबंध भेड़ से है, रेशम का संबंध किससे है? रेशम के कीड़े से है। एक संख्या का आधा भाग, आधा दूसरा भाग संख्या का 65 के बराबर है। एक संख्या का आधा भाग, मान लीजिए संख्या x है, इसका आधा भाग दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या y, इसके 65% के बराबर यानी पूरे 65/100।
तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो बताइए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 65 से 100 को काट लीजिए और ये तो आप 2 से काट दीजिए सीधे सीधे 100 को, तो 50 हो जाएगा। यानी x और बटे में आपका y और बराबर में आपका 65 और बटे में आपका 50। अभी किसी से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। 13 नहीं 5 से काट लीजिए, सबसे बढ़िया 5 एकम 5, एक हो जाएगा, 5 दिया 15 और नीचे आपका 5 दहाम 50, 13 अनुपात 10 वाला आंसर ये आपका सही हो जाएगा। एक पासे के दो झुकाव दिखाए गए हैं और ये पासा किस विकल्प आकृति जो है उसको रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा सा सीन ये होता है, जैसे इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे तो जो सीरियल होता है ना, जैसे डॉलर का दिया हुआ है यहाँ पर साइन, दोनों में देखिए डॉलर कॉमन है, तो हम उसी के क्रम से लिख लेते हैं। डॉलर भी लिखा, उसके नीचे डॉलर लिखा। अब जैसे क्लॉकवाइज में चलिए, इधर से इधर के क्रम में सेम चीज इसमें इधर से डॉलर के बाद क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एट द रेट लिख लिया, उसके बाद एंड आ रहा है तो हमने एंड लिख दिया। यहाँ पर देखिए डॉलर के बाद क्या आ रहा है, तो परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज लिख लिया, उसके बाद क्या आ रहा है, हैच आ रहा है, तो हमने हैच लिख लिया। अब आपने ये चीज नोटिस की कि इसके सामने ये है, एट द रेट के सामने परसेंटेज वाला और एंड के सामने हैच की है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अब आपको ये जो खुला हुआ पासा होता है इसकी शर्त ये होती है कि यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो इसके सामने होती है, यहाँ वाली वैल्यू इसके सामने होती है और ये वाली वैल्यू इसके सामने होती है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि एंड वो जो परसेंटेज वाला वैल्यू उसके सामने है, परसेंटेज के सामने या तो हैच आ रहा है, ये तो ऑप्शन कट जाएगा, परसेंटेज के सामने हैच आ रहा है, ये तो ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो परसेंटेज के सामने एंड आ रहा है, ये देखिए, तो यानी कि ये वाला मैच कर रहा है। यहाँ देखिए एंड के सामने हैच की आ रही है, तो मैंने बताया कि एंड के सामने हैच की आ रही है, ये भी सही है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि सी वाला ही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो एट द रेट के एंड के सामने डॉलर वाला आ रहा है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है सिटिंग अरेंजमेंट, कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया और इसमें 6 लोग को 1 2 3 4 5 6 लोग को बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विजय सुधीर के बाएं हैं, तो विजय को हम इनमें से कहीं भी बैठा देते हैं, यहाँ पर विजय को बैठा देते हैं। और किसके बाएं हैं, सुधीर के बाएं, तो सुधीर यहाँ होगा तभी तो इसका बायां उस तरफ होगा, ठीक है। फिर अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, अमर को यहाँ रख लेते हैं। अमर किसके किसके बीच में है, राकेश यहाँ पर आ जाएगा और सौरभ जो है वो इधर आ जाएगा। तो अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अब नीरव की बात करते हैं, तो वो अमर जो है कह रहा है उसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, नीरव यहाँ पर आ जाएगा। बचा कोई, विजय के दाईं ओर पूछ रहा है दूसरे स्थान पर कौन है, विजय है, इसका दायां इधर, पहले दूसरे, तो कौन दूसरे स्थान पर है, नीरव है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ए बी और सी का पिता है, तो ए जो है अगर हम ऐसे बना लें तो बी और सी का पिता है, यानी बी भी इसका और सी का भी। यहाँ पर हमारा बी हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया। बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, यानी ये तो पुत्र है, समझ में आ रहा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो सी ए का क्या लगेगा, ये चीज पूछा गया है। तो पुत्री लगना चाहिए, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, पिता है जब ना दोनों का ही, अगर ये पुत्र है तो ये पुत्री हो जाएगी, भतीजा दामाद पौत्र से मतलब नहीं है। अगला कह रहा है डायग्राम में कितने आपके त्रिभुज हैं। अब डायग्राम में त्रिभुज का सीन मैंने बताया भी था आपको कि इसमें ट्रिक से भी होता है, डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल वाले गिनेंगे, फिर जो डबल दो को, जैसे सिंगल वाले मतलब ये होते हैं 1 2 करके, डबल मतलब ये होते हैं जो 2 को मिला करके ऐसे करके, फिर 4 वाले अगर देखेंगे तो ये वाले हो जाएंगे, नहीं डबल वाले के बाद हाँ 3 वाले, उसके बाद 1 2 3, ये 3 वाले देखेंगे ऐसे 4 बन जाएंगे। और इसी प्रकार जो सबको मिला करके बनना है, जैसे ये वाले तो वो बन जाएंगे, तो कुल मिला करके यहाँ पर 16 जो है वो बनेंगे। बाकी ट्रिक भी इसकी होती है, ट्रिक ये होती है कि कब आपका एक लाइन खींची हो, कब 2 क्रॉस लाइन खींची हो, तो वो थोड़ा डिटेलिंग है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बता चुके हैं। अगला देखते हैं। एप्पल को ये लिखा जाता है, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। एप्पल की अगर प्लेस वैल्यू ए की देखेंगे तो 1 है, पी की अगर देखेंगे तो 16 है, दूसरे पी की देखेंगे तो 16 है, एल की देखेंगे तो 12 है और 5 ई की देखेंगे तो 5 है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। सेम चीज ओ जो टी के अकॉर्डिंग ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगी, आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगी, एक की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी, जी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी और ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी। सभी को जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक साथ होंगी।
तो सुइयों के एक साथ होने का जो समय होता है वो होगा 6:30 और जो 60 की वैल्यू है उसको 55 से डिवाइड कर दीजिए कुछ इस प्रकार से कि 6 बजकर और उसके बाद 30 गुणे 60/55 करके। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 55 से काट लीजिए, नहीं 55 से क्या 5 से काट लीजिए, 5 अगर 5 ये 5 6 30, इधर गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, यानी कि 6:360 और बटे में आपका 11। अब इसको सही बटे में लाएंगे तो 11 36 की कितनी बार में 11 दूना 22, 11 तियां 33 होता है, यानी कि 11 तियां 33, 4 उधर जाएगा तो उधर जाएगा 40, यानी कि 4 नहीं 3 उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा आपका 30, और यानी कि आप यहाँ पर फिर दोबारा 2 बार में ले जाएंगे तो 32 सही और बचेगा शेष 8/11, ये आंसर आ जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे पूछा गया है कि इस शब्द से कौन सा शब्द है जिसको नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए आ रहा है, एल आ रहा है, पहले कोई अगर हम चेक कर रहे हैं ए यहाँ पर देखिए आ रहा है, ठीक है, एल भी आ रहा है, ठीक है, पर ई देखिए कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है। आर देखिए कहाँ आ रहा है, तो आर 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 देखिए कहीं भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि अलर्ट शब्द नहीं बनाया जा सकता। बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे प्रश्न समाप्त हुए, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन हम रीजनिंग का आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसको आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आप बुद्धि जब तक खुद की नहीं लगाएंगे तब तक एग्जाम में कैसे लगाएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए कि 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर अगर 24 है, 10 गुणे 2 प्लस 7 बराबर अगर 35 है, 80 गुणे 40 प्लस 3 बराबर अगर 6 है, तो 12 गुणे 4 प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन भी है 7 होगा, 9 होगा, 12 होगा या फिर 16 होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा 120 में कितना क्या स्कोर आपका डेली जा रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल जो है वो कितना क्या है। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।